नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के चुनाव में अब सारा फोकस 7वें चरण पर है, लेकिन आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल की 13 सीटों पर है। इन सभी सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। आज पूर्वांचल में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मऊ, देवरिया और मिर्जापुर में रैलियां की। 3-3 रैलियां, लेकिन पीएम ने तीनों जगह सबसे ज्यादा प्रहार माफिया राज पर किया और माफिया राज को लेकर उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताने की कोशिश की कि कैसे यूपी में बीजेपी राज से पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल माफिया का गढ़ था। माफिया सत्ता का हिस्सा हुआ करते थे, लाल बत्तियों से चलते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, योगी राज आने के बाद माफिया थर थर कांप रहे हैं। जहां माफिया का राज था, अब वहां जनता का राज है और सिर उठाने वाले माफिया का हाल क्या होता है वो योगी राज में सबने देख लिया है। आरोप लगे तो समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में ब्रजेश सिंह का मुद्दा उछाल दिया, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धर्म देखकर माफिया पर एक्शन लिया जा रहा है और योगी राज में उत्तर प्रदेश की हालत और ज्यादा खराब हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या 7वें चरण के चुनाव में माफिया पर दांव चला जा रहा है? क्या माफिया पर चोट से वोट मिलेगा? क्या वाकई गैंगस्टर में वोट बैंक देखा जा रहा था? और किसके राज में शासन ज्यादा बेहतर रहा? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री हैं बताओ, कैसी डबल इंजन है कि गोरखपुर आते आते विकास की हवा निकल जाती है, इनका इंजन खराब हो जाता है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। नरेंद्र मोदी भी अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। धर्म और जाति के आधार पर चिन्हित कर आप माफियाओं को खत्म नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि बनारस में एक माफिया है ब्रजेश सिंह, उसकी पत्नी एमएलसी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो एमएलसी बनी है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि ये कौन से माफिया और कैसे माफिया का संरक्षण है। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर थर कांप रहा है। हमें माफियाओं के सहयोगी, माफियाओं के सरपरस्त फिर से देश की सत्ता में काबिज नहीं होने देना है। सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए। 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किया भाई और बहनों के लिए या मित्रों के लिए? क्या किया? यहाँ के बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारण, ये क्या जाने कि क्या बिहार का दर्द सहना पड़ा है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, 7वें चरण से पहले माफिया पर रण हो रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों को लेकर राजनीतिक दल अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। आनंद दुबे जी, शिवसेना यूबीटी गुट के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपीआर के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल कपिल श्रीवास्तव जी आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां की और उन्होंने तीनों ही रैलियों में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माफिया राज चलता था और अब माफिया थर थर कांप रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में देखिए माफिया इतना ज्यादा कांप रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दे करके जो 2 मुलजिम लाए जाते हैं उनको मेडिकल जो है वो जेल नॉर्म के विपरीत ले जाया जाता है, और दो माफियाओं को मिटाने के लिए 3 माफिया पैदा कर दिए जाते हैं। सारे कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य था, बजरंग दल का सदस्य था, जिन्होंने सरेआम पत्रकारों के सामने इस तरीके का वारदात किया। जीवा जैसे व्यक्ति को, जो कि न्यायालय के अंदर आया था, वहां सुरक्षित नहीं, वहां गोलियां मार दी गई। ये माफिया राज नहीं चल रहा है तो और कौन सा राज चल रहा है भाई? और वाराणसी जहां से मां गंगे ने बुलाया था, उस मां गंगे की गोद में एक बच्चे का नाम है ब्रिजेश सिंह, जो कि दाऊद इब्राहिम ग्रुप का था। कृष्णानंद राय ने उसे पैदा किया था। पहली बार एमएलसी भी उन्होंने ही बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से एमएलसी उनकी पत्नी है, उनका भतीजा विधायक है भाजपा का। और विनीत सिंह से लेकर बड़े बड़े सिंह साहब लोग जो माफिया है इस उत्तर प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी के वजह से पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। कप्तान साहब के सामने क्रिकेट खेला जाता है। गजब का नमूना पेश किया है। अरे भाई, हम तो पूछते हैं कि इनके जो डिप्टी 2 मुख्यमंत्री हैं उन पे भी हीनियस क्राइम्स रहे हैं, और एक समय में उन्हें माफिया माना जाता था, अब वो पॉलिटिकल हो गए। चलिए मैं जवाब लेता हूं। भी उन पर हीनियस क्राइम है, ये माफिया की लिस्ट में है कि नहीं? और अजय मिश्रा केनी, जिनके ऊपर हीनियस क्राइम तो है ही, उनके उकसा देने पे 4 किसानों की। चलिए मैं जवाब लेता हूं कपीश जी, मैं जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, समाजवादी पार्टी तो उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा रही है, लिस्ट गिना रही है। हाँ, तो यही बचा हमारे लिए कि अब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी हम पे आरोप लगाएगी, हम सुनेंगे आराम से। क्या कर सकते हैं हम? माफिया ये लोग हैं भाई, डर गए हम लोग। मारेंगे तब? विशाल जी आप बचाइएगा। जनता को जो मारते थे ये लोग, तो जनता को कौन बचाएगा बेचारा? हम लोग भी डर गए हैं। डरते डरते हम लोग इतना डर गए कि हमने इनकी कमर तोड़ डाली, और ऐसी कमर तोड़ी कि इनके सारे माफिया या तो जेल में हैं या आके पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि हमें अंदर कर लो, नहीं तो हम चले जाते हैं बाहर। अरे शर्म नहीं आती है? समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर, आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर, टीएमसी लॉ एंड ऑर्डर, ये सब पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने के लिए मुंह कैसे खोलती, मुझे आश्चर्य लगता है। ये सच्चाई है। आज यूपी और बिहार में, आप यूपी और बिहार में अगर आप साइलेंट वोटर को देखेंगे, जिसकी कोई पार्टी एलिनेशन नहीं है, जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक लाइन पे वोट देता है, एक लाइन पे वोट देता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस लिए अच्छा है। जो मैंने आपसे प्रश्न उठाए, देखिए कपीश जी बीच में बोलिए, आप जवाब देने, अरे भैया कपीश जी आप जवाब देने लायक नहीं है ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप जवाब देने लायक नहीं है, आप इस लायक नहीं है कि मैं एक एक कर कपीश जी मैं आऊंगा। अभी अजय आलोक जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं काउंटर के लिए आपके पास आऊंगा। कपीश जी, अजय आलोक जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा एक एक कर। अजय आलोक जी, पूर्वांचल से शुरू कीजिए आप, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद से लेके आप यहाँ पे सपा के अंतिम गाजियाबाद से आ जाइए, जो गाजीपुर टू गाजियाबाद के लोग नारा देते थे, हर जगह एक माफिया डॉन होता था, जिसका काम था या तो दंगे करवाना, या अपनी सत्ता मेंटेन करना, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करना, लोगों की जमीन हथियाना, लोगों को मारना, कत्ल करना। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की हुई थी इन माफियाओं ने। उस पैरेलल इकोनॉमी को योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे। ठेकेदारी इन्हीं को करनी है, रेलवे की ठेकेदारी इन्हीं को करनी है, सड़क की ठेकेदारी इन्हीं को करनी है, हर चीज इन्हीं को करनी है, अपना वर्चस्व बना के रखना है, किसी को घुसने नहीं देना है। अरे कितनी पिक्चर बन चुकी है, मैं क्या बोलूंगा। ये जनता के सामने है कपीश जी, क्यों अपनी दुर्गति करवा रही है? सुन के जनता भी आप पे हंसेगी ना उत्तर प्रदेश की, कि समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे। चलिए मैं जवाब देता हूं। कपीश जी, क्या था मायावती का नारा क्या था? चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। मायावती भी जी यही कहती थी। ये बीच में बोलते रहेंगे कोई फायदा नहीं, ऐसे करने से आप नहीं। कपीश जी, अजय आलोक, कपीश जी देखिए, अजय आलोक जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हर जिले में एक माफिया हुआ करता था। मुख्तार और अतीक का उदाहरण दे रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि माफियाओं पर एक्शन लिया है सरकार ने। अरे भाई प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं?
उनकी तो उन्होंने तो ये भी कही थी कि बुलेट ट्रेन चल रही है तो चल रही हो, तो बताओ 15 लाख किसी के आगे हो तो बताओ। कपिल जी, मुख्तार और अतीक का जो पूरा नेटवर्क था वो ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ? मैं बिल्कुल नहीं ध्वस्त हुआ। 16 की 16 लिस्ट जो अमिताभ ठाकुर पूर्व जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे उन्होंने खड़ा किया था प्रति, आज भी वो 16 के 16 रहा है। आप अगर धर्म जाति दे करके किसी को माफिया बनाएंगे, किसी को मिटाएंगे, उससे माफिया राज मिटने वाला नहीं। हमने इतना प्रश्न अपने मित्र से पूछा। अजय आलोक एक भाजपा के अच्छे प्रवक्ता हैं, कम से कम उनको एविडेंस के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है जब अजय आलोक बैठते हैं। मैंने इसीलिए पूछा कि मुझे भाई बता दो कि सुप्रीम कोर्ट से आप हलफनामा दे के लाए थे 2 मुलजिमों को, और आपने उनको टकवा क्यों दिया अपने लोगों से? उनको माफिया बनाया कि नहीं? एक माफिया को मारा किसने? सरकार ने या सरकार के कानून ने मारा, या आपके कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मारा? कपिश जी, आपको माफिया, कपिश जी, माफिया के मरने का दुख है ना? क्राइम होने का दुख है। क्राइम को लॉ मिटाता है, उसका पनिशमेंट मिटाता है, फांसी की सजा मिटाता है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। कपिश जी देखिए, आपके बीच में अजय आलोक जी ने नहीं बोला, मैं उम्मीद करूंगा एक एक करके आप लोग सवाल जवाब करेंगे। अजय आलोक जी, आपसे यही सवाल है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही धर्म जाति देखकर यूपी में एक्शन हो रहा है। देखिए, धर्म जाति देख के एक्शन तो समाजवादी पार्टी लेती थी, इसका तो गवाह और कोई नहीं, खुद लखनऊ हाईकोर्ट बेंच है। जब सिमी के आतंकवादियों को छोड़ दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अरे अपराधी वो छोटी बात है भाई, समाजवादी पार्टी आतंकियों से रिश्ता रखती है। सिमी को कभी बैन नहीं किया, सिमी को पैसे दे देते थे सरकारी तंत्र से। कपिश जी कर देंगे, कपिश जी आप फिर बीच में बोलने लगे। कपिश जी आपको सुनना पड़ेगा। कपिश जी इस तरह बीच में नहीं, देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपको पूरा मौका दिया गया। कपिश जी इस तरह से नहीं, लगातार बोलने से नहीं होगा। अजय आलोक जी की बारी। कपिश जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप देखिए डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। कपिश जी बीच में नहीं, कपिश जी बीच में नहीं, आप डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। अजय आलोक जी का जवाब आने दीजिए। अजय आलोक जी आप बात पूरी करिए। कपिश जी आप डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। अजय आलोक जी की बात सुनिए। मैंने सिर्फ ये कहा, नहीं, मैं आपके पास आऊंगा तब मैं आपके पास जब दोबारा आऊंगा तब आप अपनी बात रखिएगा। फिलहाल अजय आलोक जी को, कपिश जी बीच में नहीं प्लीज। अजय आलोक जी। विशाल जी, आप उम्मीद कैसे करते हैं डिबेट की गरिमा बनाएंगे? जब इन्होंने सरकार की गरिमा नहीं रहने दी तो डिबेट की गरिमा कहां से रहेगी? मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी एक ऐसी कलंक है भारत के राजनीतिक परिदृश्य में। इन्होंने तो मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड में जान से मारने की कोशिश की थी। पूरा दल ऊपर से नीचे तक गुंडों की फौज है भाई। झूठ बोल रहे हैं। आतंकियों से फंडिंग लेने से, आतंकियों को पोलने पासने से लेके अपराध तो वो छोटी बात है, माफिया वो छोटी बात है, ये आतंकवाद पे है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया था। आप घूम के आइए जरा, पश्चिमांचल के जिलों को घूम के आइए, क्या बदलाव आया पिछले 7 सालों में। अरे प्रयोगशाला तो आपने बना रखी है। पहले ये स्लीपिंग बेड्स होता था, एसआई का टेरर हब होता था, ये स्लीपिंग बेड्स थे, ये एक एक को पकड़ पकड़ के सब कुछ सुधारा है हमने। अब तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कोई चिड़िया नहीं रह गई थी, रात में 7 बजे के बाद कोई घूमता नहीं था इधर। आज उत्तर प्रदेश में हर आदमी एक बात ये मानता है, कुछ हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधर गया है ना कि हर व्यक्ति जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो आंख मूंद के योगी जी के इस कदम की सराहना करता है कि एक एक अपराधी अपने जगह पे आ गए हैं। अरे क्यों बीच में बोलते हैं आप? उससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। बीच में बोलने से आपका पॉइंट प्रूफ नहीं होता है। कपिल जी आप जानते हैं इस चीज को, क्यों बीच में बोलते हैं? मैंने तो बीच में एक बार भी नहीं बोला आपके, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो जो बात बोल रहा हूं, अब कल लखनऊ हाईकोर्ट बेंच सिमी के आतंकवादियों को छोड़ा था या नहीं छोड़ा था, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। मैं जो आपको पूछ रहा हूँ वो बताइए। 8,000 अतीक अहमद आपके सामने इलाहाबाद कौशाम्बी तमाम जिलों में कब्जे करके बैठा हुआ था कि नहीं? मुख्तार अंसारी डॉन था कि नहीं? उसकी कब्र पे फातिया पढ़ते हैं आप लोग। ये भी तो हाई कोर्ट पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। उसकी कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं आप लोग, और आप बोलते हैं हमें लॉ एंड ऑर्डर से आपका कोई मतलब नहीं है। चलिए अजय आलोक जी के मैं फिर लौटता हूँ। अनिल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव, क्या लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी को वोट दिला रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने माफिया पर बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि अब माफिया
थर थर कांप रहे हैं। विशाल भाई, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी के जो पिछले 2 दिन से, कल और आज के भाषण से, मैं ये कह सकता हूं कि 2 चीजों से उनका बड़ा विशेष स्नेह है। कल हमने मुजरा की बात सुनी कि उनका मुजरा से बड़ा विशेष स्नेह है, और आज माफिया की। जहां तक क्योंकि पूर्वांचल की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी अपने काम के बलबूते पे नहीं बल्कि माफियाओं के भरोसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे जो सपा के साथी थे, उन्होंने कुछ बातें रखी, उनको मैं तथ्यों से रख रहा हूं यहां पर, जिससे कि आपके लाखों व्यूअर्स देख सके कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। ये है ब्रजेश सिंह, देखिएगा, इसको देखिएगा। ये बाहुबली ब्रजेश सिंह लिखा हुआ है, एक बड़ा प्रसिद्ध चैनल है यूपी का, उसने लिखा हुआ है कि उन्होंने जिलाध्यक्ष के सामने ब्रजेश सिंह ने भाजपा की टोपी और पटका पहना, पीएम मोदी के लिए वोट की अपील करी। तो मतलब बनारस में ब्रजेश सिंह के बलबूते प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये दूसरे हैं, इनका नाम है एमएलसी विनीत सिंह। इनका फोटो देखिएगा जरा, मुझे लगता है जूम करने की जरूरत होगी थोड़ी सी। ये योगी जी बैठे हैं और ये विनीत सिंह हैं। ये एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इनके बारे में इनके कसीदे पढ़ लेता हूं। पूर्वांचल में हत्या, एक्सटॉर्शन, अपहरण और फिरौती का गैंग चलाता है, जिससे लोग थर थर कांपते हैं। उसके साथ सीएम, डीएम और एसपी बगल में बैठे हैं। ये मेरे भाई अजय आलोक जो कह रहे थे, क्योंकि बिहार से जानकारी थोड़ी कम होगी इसलिए बता देता हूं। ये इनको मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली हुई है, आप जाके पता करिएगा। और वहां के लोग इन्हें एक विशेष नाम से भी जानते हैं, वो नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, आप पूर्वांचल के लोगों से पूछिएगा। ये है धनंजय सिंह। अभी जौनपुर का चुनाव हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से इनकी पत्नी का पर्चा वापस भी लिया गया और इनको जेल से छोड़ा गया, और इन्होंने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील करी। ये है धनंजय सिंह, ध्यान से देख लीजिएगा आप पूर्वांचल में, क्योंकि विशाल जी आप तो जाते हैं, लेकिन अनिल जी आप जानते हैं कि देखिए एक लास्ट और है, एक लास्ट है, ये भी है। ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि 1 घंटे की डिबेट में मैं एक के बाद एक पर्चा निकालता रहूं। मैं जवाब लेता हूं, उस पे काउंटर लेता हूं। आजकल भारतीय जनता पार्टी के वाई श्रेणी की सुरक्षा है। अब मुझे ये बता दीजिए कि यदि काम के बलबूते पे मोदी जी वोट मांग रहे होते तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की क्या जरूरत पड़ी थी? अजय आलोक जी, पूर्वांचल तो हाथ से निकल गया, अब तो मोदी जी को बनारस। अनिल जी, मैं जवाब लेता हूं, अजय आलोक जी से जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी, ये वो कांग्रेस पार्टी है विशाल जी, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि जब योगी जी सरकार में आए 2017 में, तो पंजाब में एक फर्जी केस किया गया मुख्तार अंसारी के नाम पर, और पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट देके मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से ले गई पंजाब, और हाई कोर्ट तक केस लड़ी है पंजाब सरकार के, हम मुख्तार अंसारी को वापस यूपी नहीं जाने देंगे। कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अब भाजपा में है अभी, और कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह का चन्नी जी ने, दोनों ने मुख्तार अंसारी को अंत तक पंजाब से यूपी आने के लिए नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा, तब मुख्तार अंसारी वापस यूपी आया। अपराधी को बचाने का तरीका ये होता है जो कांग्रेस करते आई है। मैं कहता हूं चोर चोर मौसेरे भाई कांग्रेस और सपा को, तो मैं गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि हर अपराध में प्रश्रय, संरक्षण कांग्रेस का देने का इतिहास रहा है। आज भी क्या हो रहा है, आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, कोई भी अगर अपराधी हो, उसको सिर्फ मुस्लिम अगर हो गया वो, तो उसके तुष्टीकरण के नाम पे अपने लिए सब कुछ गिरा सकती है। सपा भी यही करती है। जवाब मुलायम सिंह खुलेआम कहते थे, अखिलेश आज खुलेआम कहते हैं, अखिलेश खुलेआम कहते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं ना कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जी, तो दिक्कत क्यों है? चलिए मैं जवाब लेता हूं। अनिल यादव जी, अच्छा है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने से कांग्रेस के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक। देखिए, जब सीधा सीधा जवाब नहीं होता तो ये एक मुद्दे को छोड़ के दूसरे पे भागते हैं। मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, मैंने तो सीधा साधा सवाल पूछा और आपको सबूत के साथ ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है वो माफिया, गुंडे, बदमाशों के साथ है आज की तारीख में। मैं और क्योंकि उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि बीएचयू में एक बच्ची से जो दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, 60 दिन तक उन पर एफआईआर नहीं लिखी गई थी। प्रधानमंत्री जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यह स्थिति बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर झूठ बोल रहे हैं आप अनिल जी। नहीं, आप विशाल जी, उन्हें पार्टी से भी निकाला गया, वो जेल में उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको बताइए कि 60 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई थी। बच्चे वहां पर यूनिवर्सिटी के सामने धरने पर बैठे थे, खुद मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभिषेक शुक्ला, मैं नाम बताता हूं, छोड़िए इन बातों को, हम तो विकास पे बात नाम बताता हूं, आपको तो नाम भी नहीं पता। सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अजय भाई आपके बीच में नहीं बोला,
अजय भाई 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, झूठ सच जो बोलना है बोलिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो कहता हूं विकास पे बात होनी चाहिए ना। मोदी जी ने क्या कहा था, मुझे मां गंगे ने बुलाया है, मां गंगा बोला था, उनको 20,000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि गंगा का जो पानी का स्तर है वो और खराब हो गया है, वो बैक्टीरिया पाए जाने लगे हैं आज की तारीख में गंगा में, जो कि अगर बच्चा पी ले तो उसको बीमारी हो जाएगी। ये स्थिति हो गई है मोदी जी की गंगा की, जिसको मां बताते थे। पुराने सारे मंदिर तोड़ दिए। बीएचयू की घटना का जिक्र मैंने किया ही, जो मोदी जी का गांव, गोद लिया हुआ गांव है ना जयापुरा, वहां जाएंगे तो वहां पर नल लग गई, पानी नहीं आता। अनिल जी मैं जवाब लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपीआर के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार जी क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल से माफिया पर बड़ा प्रहार बोला है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी उल्टा आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। तीनों में फर्क क्या है विशाल जी? चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी हो, या इनकी पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कभी राष्ट्रीय हुआ करती थी पार्टी, अब तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। इनके सलाहकार भी जो है वो विदेश में रहते हैं, पार्टी भी वहीं से फॉर्म हुई है। बात ये कह रहे हैं समाजवाद का, अरे हुआ था क्या उत्तर प्रदेश में और बिहार में, किसी से छुपा हुआ है जी? 1990 का दौर, नरसंहारों का दौर कोई भूल सकता है क्या? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता दिखा रहे थे विशाल जी, 2-3 नाम लेकर के आ रहे थे कि ये बीजेपी में है, ये बीजेपी में है, लेकिन कितने माफियाओं को मिट्टी में उत्तर प्रदेश में मिलाया गया है, जरा उन नामों को भी उनको बताना चाहिए कि क्या उसमें इनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुष्टीकरण उसमें भी दिखता है। अरे गुंडों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन आप लोग पता नहीं उसमें भी खोजने लगते हैं कि चोर इतने इधर पकड़े गए हैं तो उसमें किस जाति के हैं। तो एक बार देखिए आप देखिए कपीश जी अनिल यादव जी, आप लोग जब भी बोल रहे हैं आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा एक एक कर बोले। आप एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज क्लियर नहीं आएगी। कपीश जी आपसे विशेष तौर पर अनुरोध है, आप सभी के बीच में बोल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, आज जब दौर स्टार्ट हुआ योगी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का और बिहार में नीतीश कुमार जी का, आज 10 सालों का शासन का ही एक चमत्कार है कि इनके प्रवक्ताओं को अब मांग हो रही है कि काम आपने क्या किया। हालांकि सैकड़ों काम है, उसी चौड़ी सड़कों पे चढ़ के और ये आप लोगों को बाइट देते हैं कि कहीं पर कोई विकास नहीं दिखता है। तो हमने विकास की भूख जगाई है, लोग हमसे काम मांग रहे हैं। और इनका जब दौर था ना विशाल जी, तो लोग जान की लाले पड़े हुए थे, अपने जान की भीख मांगते थे। वो दौर भूल गया है लोग। क्या यहाँ पर अतीक, जिनके अतीक प्रतीक हुआ करते थे, वो लोग हमसे बात कर रहे हैं कानून और व्यवस्था की। शाम में उत्तर प्रदेश का, चाहे पूर्वांचल का इलाका या बिहार का इलाका, शाम में घर से लड़कियां नहीं निकलती। चलिए आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी गुट के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, उत्तर प्रदेश में माफिया पर एक्शन हुआ तो फिर यहां पर क्यों इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं अनिल यादव की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव की तरफ से? विशाल जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में 7 साल से उनकी पार्टी की सरकार है। और उन्होंने यह 2024 का चुनाव शुरू कहाँ से किया? पहले शुरू किया कि मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा और माफिया। अब उनको पता है कि 7वें चरण का आखिरी चुनाव है, 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पूर्वांचल की वो सीटें हैं, तो जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं। अब आप ही बताइए कि माफिया पहले माफिया होता था, राजनेता पहले राजनेता होते थे। बीजेपी की सरकार का हाल तो ये है कि अब माफिया विशुद्ध रूप से राजनेता हो गए हैं। जितने माफिया थे उनको एक ही ऑफर आया, ऊपर जाओ, अंदर जाओ या हमारे पास आओ। 90% माफिया उत्तर प्रदेश के तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए, तो अब वो चाहे थर थर कांपें और चाहे सरकार को कपवाएं, ये तो मोदी साहब ही जानते हैं। ये जो 13 सीटों पर चुनाव है 1 तारीख को, इसमें से 2-3 छोड़ दें तो बाकी सब पर कांटे की टक्कर और बीजेपी हार रही है। नहीं, लेकिन आनंद दुबे जी, मैं अजय आलोक जी से इस पर काउंटर लूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आनंद दुबे जी, मैं अजय आलोक से आपके आरोपों पर जवाब लूंगा, पर मेरा सवाल यह है कि अगर माफिया के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस पर आपको क्या आपत्ति हो सकती है? माफिया का मुद्दा अगर प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं, माफिया को मारो। नहीं, आप कह रहे हैं कि चुनाव में आपने शब्दावली गिनाई, उसमें माफिया को भी गिनाया, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं विशाल जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, माफिया को पकड़ पकड़ के मारो, माफिया को जेलों में डालो, माफिया को सजा दो, अपराधी नहीं होने चाहिए, लेकिन
जो अपराधी आपके साथ हैं वो साधु संत कैसे हो जा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न। चलिए मैं ये जवाब सीधे अजय आलोक जी से लेता हूं, फिर कपिल श्रीवास्तव लगा रही है सवाल लूंगा। अजय आलोक जी, भेदभाव क्यों? अजय आलोक जी, चलिए आनंद जी मैं फिर मारो, ठोको उसको। आनंद जी मैं फिर आऊंगा। अजय आलोक जी, बीजेपी में आके साधु संत हो जाते हैं जो माफिया होते हैं, आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं आनंद दुबे। आनंद दुबे को लगता है इतिहास ठीक से पढ़ते नहीं है। बाला साहब को और उनके हर बयानों को याद रखिए, कुछ भी बोलने के पहले। 2010 में बाला साहब का बयान था अबू सलेम को लेके, ठीक है ना। कांग्रेस में उन्होंने सीधा आरोप लगाया था जब कांग्रेस की सरकार थी। बाला साहब के बयान नहीं है, मेरे बयान नहीं है, कि अबू सलेम जैसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश में पैदा करके सरकारी संरक्षण में यहां कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में मंगवाती है, और आप आज उसी कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आप लोग तो बाला साहब को भूल जाते हैं यार, हमें याद दिलवाना पड़ता है आपको। बाला साहब ने खुलेआम कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अबू सलेम जैसे अपराधी आजमगढ़ से आपके यहां पे मुंबई में अपराध करते हैं, और यहां कांग्रेस की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। बाला साहब को ही भूल जाते हैं। क्या मतलब राजनीति कहां से कहां ले आती है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या इनके आरोपों का मैं जवाब दूं? ये आरोप लगाने लायक हैं? पूरे के पूरे अपराधी दल एक अपनी संस्कृति भूल गया, दूसरे की कभी संस्कृति थी ही नहीं। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा विशाल। चलिए मैं आऊंगा आनंद जी आपके पास। आनंद जी मैं आऊंगा, कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े। नहीं, सीधा आरोप लगा है। चलिए जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कपिल आरोप नहीं लगाया, बाला साहब का बयान कोट कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में ये भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी का बयान कोट कर रहा हूं, चाहे ब्रिजभूषण हो, चाहे टेनी हो, चाहे दुनिया भर के नाम अभी यादव जी ने ये सबको कब ठोकेंगे? इनको जेलों में कब ठूसेंगे? चरित्र नहीं ले पाए, लेकिन अबू सलेम को तो कल ठोक दो, आज ठोक दो। अबू सलेम को चाहे आप लोग आज ठोक दो, कल ठोक दो, वो छोड़ो। ये जो अपराधी आपके साथ है वो कहाँ है? ठोक दो। नहीं तो नहीं ठोकेंगे, अपराधियों को पालेंगे। नहीं ठोके, अपराधियों को पालना चाहते हैं। पालघर के साधुओं को ठोका था ना, वैसे ही ठोकते रहिए। जैसे पालघर के साधुओं को उद्धव ठाकरे ने ठोका था, वैसे ही ठोक देते हैं। अरे बाला साहब की तो इज्जत करिए। मतलब अपराधियों को संरक्षण पालेंगे, अपराधी को बिरयानी खिलाएंगे। अजय जी, बाला साहब की इज्जत, अच्छा ठीक है, बिरयानी खिलाने मत गिरिए कांग्रेस की गोद में। अच्छा, उठने के लायक नहीं रही है। बिरयानी खिलाएंगे, कांग्रेस की गोद में इतना गिरने की जरूरत नहीं है। चाहते हैं, बाला साहब की इज्जत करिए। हाँ, उनसे प्रेम करना चाहते हैं अपराधियों को। अरे अपराधी तो सारे से सारा अपराधी आपके पास है, को बिरयानी अपराधीकरण आपका हो गया है। अगर आप चुनाव आयोग से लिस्ट मांगेंगे तो 80% आपके पास अपराधीकरण है। सारे के सारे बड़े से बड़े अपराधी आपके पास है, और उसके बाद कहते थर थर कांपते हैं। अरे वो बेचारे थर थर कांपे या आपको थर थर कपवाते हैं, तो आप और वो अपराधी जानते हो नहीं उद्धव ठाकरे जिस प्रकार अपराधियों। चलिए आनंद दुबे जी, अजय आलोक जी, मैं फिर वापस लौटूंगा। कपिल श्रीवास्तव, यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि अतीक को प्रतीक मानकर जो समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था की बात कर रही है वो कैसे कानून व्यवस्था की बात करेगी? धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अतीक को अपना प्रतीक मानते हैं। वो कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आने लेते हैं तो हो जाते हैं वरना। पहले तो मैं अजय भाई का जवाब दूंगा, वो ये कि दरअसल 8000 आतंकी तो आपने छोड़े हैं जब आप पीडीपी के साथ जो है कश्मीर में सरकार बनाए हुए थे, जो आतंकवादियों को शेल्टर ही नहीं ईंटों का सहारा से हमारे सिपाहियों का खोपड़ी खोला करते थे। पीडीपी इंडिया का हिस्सा है। तो हमारे शहीद, आपने हमारे शहीद का, आपने हमारे शहीदों का हिस्सा है कि नहीं? उन पर के मुकदमे आपने उठाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है कि नहीं? उनके साथ मिल करके सरकार चला रहे थे। आप मुझे बताओ, अरे पीडीपी घमंडिया का हिस्सा है या नहीं? पर से आतंकियों पर से आपने मुकदमे क्यों उठाए? अब दूसरी जवाब मिलेगा। मुझे ये बताइए कि नहीं जवाब मिलेगा को माँ सबसे मोहब्बत क्यों है? इतनी क्यों हो गई कि मटन मछली मुर्गा के बाद मंगलसूत्र और वो माफिया? अरे अपने माफिया नहीं दिखते। ब्रिजेश सिंह पर इस दुनिया का सबसे ज्यादा मुकदमा है हत्या का, 56 से ज्यादा, और एक साथ एक परिवार के 9 आदमियों को समाप्त कर देने का उन पर रहा। आप मुझे बताओ, 106 केसेज हैं इन पर अब भी। 46 केसेज जो हैं वो धनंजय सिंह पर हैं, 84 केसेज ब्रिजभूषण सिंह पर है, और अजय सिंह सिपाही पे 81 केसेज हैं। और इन पर सब पर 2-2 दर्जन 4-4 दर्जन जो मुकदमे हैं वो हत्या और एक्सटॉर्शन के हैं। अरे पीडीपी घमंडिया का हिस्सा है या नहीं? बोलिए ना भाई। बाबा का बुलडोजर कब जाएगा?
बुलडोजर है, बुलडोजर जाएगा। पीडीपी घमंडिया का हिस्सा नहीं है, भाइयों और बहनों, इनके घर बुलडोजर कब जाएगा? ब्रजेश सिंह के घर कब जाएगा? ब्रजभूषण सिंह के घर कब जाएगा? विनीत सिंह के घर कब जाएगा? कुंटू सिंह के घर कब जाएगा? अजय सिपाही सिंह के घर कब जाएगा? मुझे बताओ ना कब जाएगा। चले मैं जवाब लेता हूँ। अच्छा, अजय मिश्रा टेनी के घर कब चले जाएगा? कपीश जी मैं अजय आलोक जी का जवाब लेता हूँ, फिर अगला सवाल अनिल यादव जी से। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर कितनी सुधरी हुई है ये इन्हीं के बयान से आप समझ लीजिए, क्योंकि इनके जमाने में तो कोई मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था, अतीक अहमद के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता था किसी का। पूरे इलाहाबाद जोन की बात कर रहा हूं मैं, शहर की नहीं। ब्रजेश सिंह के थ्रू और आज लॉ एंड ऑर्डर का ये हालत है, जिसको ये इतना बड़ा डॉन बता रहे हैं उसके खिलाफ बैठ के बोल रहे हैं टीवी पर। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। मैं पूछते रह गया कि पीडीपी घमंडिया का हिस्सा है कि नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी बीच में बोलते रहेंगे फालतू। कपीश जी जो जवाब जाना था चला गया। नहीं कपीश जी थोड़ा, कपीश जी आपकी बात को सभी ने सुना। कपीश श्रीवास्तव जी देखिए, मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर। कपीश जी लगातार बोलने से नहीं कोई बात बाहर आएगी, आप थोड़ा तो सुनिए। कपीश जी लगातार बोलने से बात सामने नहीं आएगी। अजय आलोक जी आप अपनी बात, कपीश जी आपके बीच में देखिए कोई नहीं बोल रहा है, मैं सबको रोक रहा हूं। आप अजय आलोक जी की बात सुनिए, उसके बाद और भी मेहमान है, एक एक करके बोलेंगे तब बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। अजय आलोक जी। देखिए विशाल जी, थोथा चना बाजे घना, ज्यादा बोलने से आपकी बात साबित नहीं होती है। जो सच्चाई है जनता के सामने आ चुकी है। आपने कैसे शासन किया है पिछले 25 सालों में, उत्तर प्रदेश और बिहार ने देखा है, तो इसलिए कपीश श्रीवास्तव के बोलने से वो बातें बदलेंगी नहीं। मुजफ्फरनगर के दंगे भी लोगों ने देखे हैं, अतीक का कहर भी देखा है, मुख्तार का कहर भी देखा है, लोगों ने देखा हुआ, फिर बीच में बोलने लगे। ब्रजेश सिंह से बड़ा प्यार किसका? कपीश जी देखिए डिबेट की आपको मैं बोल रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ये है। एक कर प्लीज, एक कर। अजय आलोक जी की बात पूरी होने, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। कपीश जी आप ही बोलते रहेंगे तो और लोगों की बात सामने नहीं आएगी। नहीं कपीश जी ऐसे नहीं, कपीश जी ऐसे नहीं चल पाएगा, कपीश जी ऐसे नहीं चल पाएगा। अजय आलोक जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर अनिल यादव जी के पास जाना है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यही है कपीश जी कि आप जिसको बड़ा बड़ा माफिया और डॉन बता रहे हैं, आज आप उसके खिलाफ टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो माफिया और डॉन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल रहे हैं, बाकी बहुत से लोग नहीं बोल पाएंगे। ये आप बोल रहे हैं, सुनिए आप बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि योगी की सरकार है। आपके जमाने में ये नहीं था, आपके जमाने में नहीं था। आपके जमाने में टीवी तो दूर रोड पे भी कोई नहीं बोल सकता था। ऐसे करके कपड़ा डाल दिया, जगह उसकी हो गई। और मैं अरे क्यों बीच में फालतू? आप लोग लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब है यार? लॉ एंड ऑर्डर किस चिड़िया का नाम बताइए, सपा को पता होगा या आरजेडी को पता होगा? आप लोग को लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस, लॉ एंड ऑर्डर से दूर दूर तक आप लोगों को कोई मतलब नहीं है भाई। आपके लिए तो जितना अराजक चले उतना बढ़िया। अरे आप उठा के जितना अराजकता चले उतने में खुश। कौन दिया है? देश की आजादी में सपा का योगदान। आतंकवादियों को छोड़ने वाली समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर देश की आजादी में बात करती है। गजब हालत है यार। और वकील अपनी अरे परिवारवादी तुष्टिकरण को अपना प्रतीक मानने वाले आप लोग बोलेंगे क्या? शर्म कीजिए। चलिए अनिल यादव जी, नहीं होने वाला है, जनता पहचान गई है। कपीश जी आप लगातार आप बीच में बोल रहे हैं और मेहमानों को आप देखिए बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बार-बार, इस तरह से नहीं कपीश जी इस तरह से बातचीत नहीं हो पाती। आप बहुत अनुभवी प्रवक्ता है, आप सबके बीच में बोल रहे हैं और आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। कम से कम उनका तो सम्मान रख लीजिए जो और भी मेहमान आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, प्लीज। अनिल यादव जी आपसे यही सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान में इंडी गठबंधन के लिए दुआ पढ़ी जा रही है। देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अब जब 7वां चरण के कुछ चंद दिन बाकी हैं, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी अपनी सीटें तो घटा रहे हैं, लेकिन जो पीएम पद की गरिमा है उसको भी लगातार घटाते चले जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि भाई इससे नीचे प्रधानमंत्री जी नहीं गिरेंगे, वो और नया कारनामा कर देते हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। आपने पहली बार मुझसे सवाल किया कि भाई आपत्ति क्या है यदि कोई माफियाओं के खिलाफ बोल रहा है। बोलने पे आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात पे है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं और बोलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हकीकत यह है कि सारे माफियाओं के साथ तो आप गलबैया कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, और बुलडोजर चल रहे हैं यूपी में, तो आपकी जो जनता है
सुन तो लीजिए विशाल जी, ऐसे मत करिए, आप सबको समय देते हैं, मेरे बीच में बोलते हैं। मैं बता रहा हूं ना, मैं तो आपको बुलडोजर छोड़िए, मैं तो आपको हकीकत दिखा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स को जब तथ्यों के साथ बात पता चलेगी तो उन्हें पता चलेगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। मैंने बीएचयू का मामला बताया, भाजपा वाले ने कह दिया कि भाई ये तो झूठ है। मैं तो आपके व्यूअर्स से कहूंगा गूगल पर डाल के देखे, पूरा केस पता चल जाएगा। आप मुझे बताइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसपे सैकड़ों मुकदमे, उसके बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने या नहीं, उस पर क्या आरोप है? महिलाओं से, खिलाड़ी पहलवान महिलाओं से उत्पीड़न करने का आरोप है, उसके बेटे को टिकट दे दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं जी हम क्राइम मेंटेन कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, कुलदीप सेंगर किसकी पार्टी का था भैया? रामदुलार गौंड बच्ची से बलात्कार का आरोप था, किसकी पार्टी का था भैया? आप बताइए ना, उस बात पे चर्चा करिए। आप एनसीआरबी का डेटा ले आइए, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। साल में 67,000 मामले आते हैं महिला उत्पीड़न के। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं क्योंकि तथ्यों पे बात हो रही है तो अजय आलोक जी इन बातों पर जवाब दीजिए। आपको प्रधानमंत्री जी अनिल यादव जी, मैं जवाब लेता हूं। पाकिस्तान 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। क्यों उन्हें बार-बार, क्यों उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है? क्यों उन्हें मुजरा की जरूरत पड़ती है? क्यों उन्हें ऐसे मुद्दों की जरूरत पड़ती है? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने इनको इतनी सारी सीटें दी। एक स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश में, कोई बुलेट ट्रेन का रूट है उत्तर प्रदेश में, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी। मैं जवाब लेता हूं, जवाब लेता हूं, अजय आलोक जी से जवाब लेता हूं। योगी जी ने बनाई हो तो बताइए। चलिए मैं अजय आलोक जी से, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। नेपाल हमारे बगल में हिंदू राष्ट्र है। क्या नेपाल के किसी पॉलिटिशियन ने या नेपाल के किसी भी हिंदू, मैं यूनिवर्सिटी पे बात कर रहा हूं। अनिल जी देखिए बीच में नहीं, अनिल जी प्लीज बीच में नहीं, जवाब सुनिए, अजय आलोक का जवाब आने दीजिए। हाँ, क्या किसी ने भी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की पार्टी या किसी के लिए कोई शुभकामना या शुभ संदेश दिया? नहीं दिया। पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, जिसे पूरे हिंदुस्तान पसंद नहीं करता, जानता है कि पाकिस्तान हमारे शत्रु राष्ट्र है। वहां के फवाद चौधरी राहुल गांधी को कहते हैं कि राहुल गांधी इज ऑन फायर, अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे जा रहे हैं। वहां पे बैठ के सेशन में कि मोदी को नहीं आना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस और घमंडिया जीते। ये पाकिस्तान कह रहा है, जिसे पाकिस्तान के सारे चैनल्स को दिखाया जा रहा है। तो इसे क्या माने? आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, जवाब लीजिएगा मुझसे। क्यों नहीं कहता कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है? जवाब में, हाँ नहीं, फवाद चौधरी कौन है? आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या कांग्रेस पार्टी के, जो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, बाकी की तारीफ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं? वहां असेंबली सेशन बुला के नई सरकार कहती है कि नहीं कांग्रेस को आना चाहिए, मोदी को नहीं आना चाहिए। आप लोग क्या रिश्तेदारी है क्या आप लोग की पाकिस्तान से? और ये बात प्रधानमंत्री देश को नहीं बताएंगे? रिश्तेदारी तो मोदी जी की है भाई। हम तो कह रहे हैं आप जवाब दीजिए ना। मणिशंकर अय्यर जाते हैं वहां पे पाकिस्तान में, जनरल मुशर्रफ और बाकी लोग को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए। इमरान खान को कहते हैं मणिशंकर अय्यर, क्यों भाई? आपको पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए? और ये बात एडमिट करने में आपको शर्म आती है? आप ही के नेता ने किया है ना, हमने तो नहीं किया है। तो पाकिस्तान से गल भैया बस इतना जवाब ले लीजिए। एयर स्ट्राइक करती है हमारी वायुसेना, आप कहते हैं कि कौवे मार के आगे। आपकी तो मानसिकता इतनी खराब है। राहुल गांधी बोलते हैं कि पेड़ गिरा दिया, कौवे मार के आगे हमारी वायुसेना। ये तो आपकी मानसिकता है। मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब, अनिल यादव जी जवाब दीजिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान से मदद मांगती है। ये देखिए, ये आरोप नहीं लगा रही है, मांगा है। राहुल गांधी जी जब 30 लाख रोजगार के, अब सुन लो भाई, अब सुन लो, जब राहुल गांधी जी 30 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं तो मोदी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहा था, स्मार्ट सिटी बेरोजगार है भाई, कहां से रोजगार देंगे? लोग पाकिस्तान की बात करने लग गए। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना भैया, ऐसे मत करो। अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो आपके फेवर में बोल रहे हैं। भैया मैं आपको साफ साफ बताऊं, नवाज शरीफ के साथ खीर खाने, सेवैया खाने मोदी जी गए थे। मोदी जी की बढ़िया सेटिंग है वहां पर, क्योंकि चुनाव में फायदा लेने के लिए आपने कह दिया होगा फवाद चौधरी से कि भाई कुछ दिन राहुल गांधी की तारीफ करो जिससे हमें चुनाव में फायदा मिल जाए। हम तो ना उन लोगों को जानते हैं ना उनको मानते हैं। हम तो मौका लगेगा तो पीओके को कब्जा भी लेंगे और आगे अंदर पाकिस्तान में भी जाके और जितना हो सकेगा उसको हमारे पैसे। अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो भाई, इतिहास को याद रखिए। सुन लो भाई, अरे सुन लीजिए, आलोक जी 65 पॉइंट है, जिसमें से 65 पॉइंट है, जिसमें से 26 पॉइंट में लद्दाख पर हमारे सैनिक आज गश्त करने नहीं जा पा रहे हैं। आज गश्त करने नहीं जा पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के आपके सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के सांसद हैं, जिसने कहा कि गांव के अंदर चीन घुसा है, वहां पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक ही बात को बार बार दोहराएंगे, एक ही बात को बार बार कहते रहेंगे। ना इन पर शिक्षा के ऊपर कोई बात है, ना रोजगार के ऊपर बात है। हम कहते हैं आरक्षण 50% की लिमिट हटाकर बढ़ा देंगे। आप बताइए ना आरक्षण पे क्या स्टैंड है? कहिए कि
अब ये हम लोग को याद दिलाना पड़ता है आपका क्या इतिहास। सब बोल रहे हैं एक-एक कर, एक-एक एक कर, वो एक-एक मुजरा कर। कर रहे हैं कि यहाँ बेशर्मी कर रहे हैं। नहीं अनिल जी इस तरह के शब्दों का प्रयोग, अनिल जी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जी। नहीं वो मुझे वो कह रहे शर्म नहीं आती है, मैं कह रहा हूँ सभ्यता। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं इसका काउंटर लूंगा जी। अच्छा सम्मान करता हूँ। मेरा तो इतनी सी बात है कि प्रधानमंत्री जी को हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग दिख गई, जिसमें बात हो रही है 30 लाख सरकारी रोजगार देने की, महिलाओं को सालाना 1 साल रुपए देने की, किसानों को एमएसपी का कानून बनाने की, जो मजदूर हैं उनको 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा के तहत देने की। लेकिन अनिल जी देखिए, अजय आलोक, अनिल जी देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अजय आलोक ये कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर और पाकिस्तान की जो बात अजय आलोक ने कही, आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, इन्होंने मेरा जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी सेवई खाने गए थे या नहीं गए थे नवाज शरीफ के। बताइए जवाब लूंगा। लालकृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे गए थे या नहीं गए थे? अनिल जी अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो आप भी जवाब नहीं देंगे? पूछिए और बताइए। अनिल जी पहले ये बताइए, अगर अजय आलोक जवाब नहीं दे रहे तो अनिल यादव जवाब नहीं देंगे? नहीं, मैं तो सच के साथ जवाब दे रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी की नवाज शरीफ से इतनी बढ़िया दोस्ती है, आज उनकी पार्टी सत्ता में है, वहां पर उनका मंत्री राहुल गांधी के फेवर में बयान दे रहा है, तो कौन दिलवा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी दिलवा रहे हैं ना, उनकी दोस्ती है। चलिए मैं अजय आलोक जी से जवाब देता हूं। अजय आलोक जी कह दिया होगा फोन उठा के कि नवाज भाई मदद जवाब देता तो सीटें अजय आलोक जी, पूर्वांचल में सारा हार रहा हूं जी। अजय आलोक जी देखिए विशाल जी, ऐसा है ना कि ये पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, इनका तो खाता ही नहीं खुलने जा रहा है यूपी और बिहार में, तो पूर्वांचल की बात कहाँ कर रहे हैं? मैं दो तीन बातें कह रहा हूँ। लालकृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे गए थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी में इसका वैचारिक विरोध हुआ था। आडवाणी जी ने इसको अपने गलत नहीं माना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। ये याद होगा आपको। मैं इतिहास में एक एक चीज़ याद दिला दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, तो उनकी माता जी को देखने गए थे। वो एक कूटनीति के तहत गए थे जिससे भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरे, कोई उनसे मदद मांगने नहीं गए थे। आप जो कर रहे हैं वो वैचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो भारत के विरुद्ध हो रहा है। अगर मणिशंकर अय्यर को आप राजनीतिक मदद मांगने के लिए आप पाकिस्तान जा रहे हैं और वहां से आप मदद मांग रहे हैं, तो ये आपका राजनीतिक विरोध नहीं है, ये भारत का विरोध है। दोनों में अंतर है भाई साहब। आप युवा हैं, समझिए इस बात को। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग कांग्रेस पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति बिल्कुल खत्म है। खत्म है। सुनिए, खत्म है ये लोग। और उनकी लाइन को टोक कीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी को इस देश में कोई नहीं पूछेगा, जो कि पूछना ऑलरेडी बंद कर चुका है। पीओके को थाली में सजा के आपने दिया, नेहरू ने दिया। सरदार पटेल चाहते थे कि पूरा पीओके हम लोग ले लें, भारतीय सेना को रोका नेहरू ने। इतिहास में दर्ज है, हमने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा है हिस्ट्री की किताब में। किए थे अक्साई चीन को आपने दिया, नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वहां पे घास का एक टुकड़ा भी नहीं उगता है। एक मिनट, घास का एक टुकड़ा भी नहीं उगता, ये नेहरू जी का है, शब्द है, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है, मेरे शब्द नहीं है। बीच में नहीं। कच्चा द्वीप श्रीलंका को आपने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में है। क्या आप लोग बात कर रहे हैं? आपके नेताओं ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और आप उसको डिफेंड करने बैठ गए। अनिल जी, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आपको भी ये सब तथ्य बता दो। अरुणाचल प्रदेश में भी बता दो भाई। झूठ की बात में डिफेंड क्या करना? हम तो लेके आ रहे हैं हर चीज। बताइए अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रतिकार किया यूएन में जयशंकर ने? आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? गलत चीज को डिफेंड मत कीजिए। कोई डिफेंड नहीं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान है? आप जीवन भर पाकिस्तान करते रहे। हमने पाकिस्तान को औकात बता दी उसकी। हिम्मत है पाकिस्तान को कुछ बोलने का हिंदुस्तान के बारे में? डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं पाकिस्तानी। आज की तारीख में डर के मारे हिंदुस्तान को कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी बताएंगे, चुप रहते हैं पाकिस्तान को। मोदी जी ने बोला था ना कि पाकिस्तान को चूड़ियां पहनना सिखा देंगे। आपको तो पाकिस्तान के हमारी बताएंगे। ये किसने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है? चिदम्बरम ने कहा। आपने निकाला चिदम्बरम को? हमसे पूछेंगे। चिदम्बरम को निकाला, आरक्षण को खत्म करने का प्लान आप बनाएंगे, बढ़ाने की बात करेगी तो उस पर गलतफहमी आप फैलाएंगे। ये सब ऐसे बोलने की बात करेंगे। चलिए अजय आलोक जी, अनिल यादव जी और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ। वीरेंद्र कुमार जी, देखिए बहस माफिया से शुरू हुई थी और मैं चाहूंगा कि जो मुद्दा रहा है उस मुद्दे पर हम लोग टिके रहें, क्योंकि माफिया पर जो एक्शन हुआ है प्रधानमंत्री ने उसे चुनावी मंच से बोला है। और क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, खासतौर पर पूर्वांचल में और बिहार में जो आखिरी फेज का चुनाव बचा है? विशाल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था इन्हीं के समय में न पुलिस भैंस को खोजती थी। ये किसी उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं।
और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता फोटो दिखला रहे थे कि थोड़ा जूम करके दिखलाइए, ये कहाँ, ये कब पकड़े जाएंगे, ये कब पकड़े जाएंगे। हम तबीयत से बोलना चाहते हैं कि एक बार आदरणीय योगी जी के पास आप ही के नेता समाजवादी अखिलेश जी ने कुछ लोगों को नाम बताया था कि आप कब करेंगे कार्रवाई। पूरे सदन में उन्होंने पटल पे कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया कि नहीं? एक मांग तबीयत से करके देखिए उनके साथ कि ये गुंडे अभी भी बचे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की सड़कों पे नहीं दिखेगा। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। बीच में न बोलिए, सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि आप लोग पहले भी लोगों को बुलेट के सहारे नहीं बोलने देते थे, आज तो कम से कम बोलने दीजिए। कपीश जी धीरेन्द्र कुमार जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं अगला सवाल आपसे लेने आ रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा। कपीश जी धीरेन्द्र कुमार जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं अगला सवाल आपसे लूंगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। धीरेन्द्र कुमार जी, ये अभी बुलेट पर प्रश्न उठा है, कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बुलेट क्यों नहीं चला रहे। आपके दौर में वो बुलेट चलता था जिससे लोगों की जानें जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुलेट चला रहे हैं जिससे जिंदगी लोगों की आसान होगी। आप उस बुलेट के दौर से निकलिए। और उसमें कपीश जी आपका दोष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके नेता और बिहार के नेताओं का लालन ऐसे लोगों के बीच में हुआ। चलिए मैं जवाब लेता हूं कपिश श्रीवास्तव जी से। धीरेन्द्र कुमार के आरोपों का जवाब धीरेन्द्र कुमार। कपिश जी सवाल तो सुन लीजिए, कपिश जी सवाल आप ही के लिए है। कपिश जी आप ही की बारी, आप सवाल तो सुन लीजिए। कपिश जी आप ही के लिए सवाल है, आप बीच में बोलेंगे तो आप अपना सवाल भी नहीं सुन रहे हैं। कपिश श्रीवास्तव जी मेरा सवाल आपसे यही है, धीरेन्द्र कुमार जो कह रहे हैं योगी जी ने तो सदन में कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, नहीं मिलाया भी नहीं। आप जवाब दीजिए कपिश श्रीवास्तव जी। देखिए सदन में मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी उन्होंने कहाँ मिलाया? 106 अजय हम आपको धीरेन्द्र जी एक एक कर आदित्यनाथ जी अपनी क्षत्रिय बिरादरी से बहुत धीरेन्द्र जी एक एक कर धीरेन्द्र कुमार जी एक एक कर कपिश श्रीवास्तव जी की बात आने दीजिए। उसके प्रति हमदर्दी रखते हैं। नहीं मिला है योगी आदित्यनाथ किसान के लिए भी आप लोगों को हमदर्दी है। मुझे तो आश्चर्य होता है आप लोगों पे। किसान के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग हैं आप तो। आप पाकिस्तान के साथ देश की गरीबी की तुलना करते हैं, जिसके पास डाटा नहीं है उसकी डाटा देते हैं। आपका नैतिक स्तर कितना गिर गया है, लोग आपको रिजेक्ट कर दिए हैं। कपिश जी अगर यही हालत रहा ना तो सदन का रूल नहीं देखिएगा। उनको मिट्टी में कब मिलाओगे? और पठानकोट हमले की जांच कराने वाले भारतीय जनता पार्टी में तो आप चलिए आप सभी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही, आप सभी को बेहद शुक्रिया।